भारत मुक्ति मोर्चा इस संगठन के द्वारा मनुस्मृति दहन करने का जो दिन है, इसको अभी 97 ईयर हो गए हैं और अभी 2024 चल रहा है। 25, 26 और 27 को 3 साल में 100 साल पूरे हो जाएंगे। इसलिए आने वाले 3 साल में मनुस्मृति जलाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो मनुस्मृति जलाई गई उसको 100 साल पूरे हो जाएंगे। जिस मनुस्मृति को बाबा साहब अम्बेडकर ने इस ग्राउंड में जलाया, वो क्रांति स्तंभ वहां पर है, तो संभवतः वो जगह होगी जहां पर उसे जलाया गया। मनुस्मृति के बारे में हो सकता है यहाँ बैठे हुए जो लोग हैं उन्होंने मनुस्मृति का ग्रंथ नहीं देखा होगा। हो सकता है कुछ लोगों ने देखा होगा या कुछ लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, देखा होगा, पढ़ा होगा। मनुस्मृति के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात आज मैं आप लोगों को खास तौर पर बता रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया, मगर मनुस्मृति जो उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है, लिखा हुआ है, मनुस्मृति का जो ग्रंथ है वो शूद्रों के विरोध में लिखा हुआ ग्रंथ है। बाबा साहब अम्बेडकर शूद्र नहीं थे। मनुस्मृति शूद्रों के विरोध में लिखा हुआ ग्रंथ है। बाबा साहब अम्बेडकर शूद्र नहीं थे। बाबा साहब अम्बेडकर अछूत थे। तो कितने पढ़े लिखे लोगों को शूद्रों में और अछूतों में फर्क है ये समझ में आता है। ये समझ में आना जरूरी है, क्योंकि हम लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी हमको मानते हैं अपने आप को, तो हमें कोई भी बात विचार पूर्वक लिखने की, बोलने की आदत होनी चाहिए। इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी। मनुस्मृति जो ग्रंथ लिखित अवेलेबल है ओरिजिनल, वो शूद्रों के विरोध में लिखा गया है। बाबा साहब अम्बेडकर शूद्र नहीं थे, वो अछूत थे। फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ग्रंथ अछूतों के विरोध में नहीं लिखा गया, वो ग्रंथ उन्होंने अपने माध्यम से जलाने का काम क्यों किया? वो तो शूद्रों के विरोध में लिखा गया ग्रंथ है, वो तो अछूतों के विरोध में लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है। साथियों, ये जानना और ये समझना बहुत जरूरी है कि मनुस्मृति शूद्रों के विरोध में लिखा हुआ ग्रंथ है और शूद्र कौन है ये भी जानना चाहिए हम लोगों को। शूद्र कौन है?
मनुस्मृति के अनुसार जिन लोगों को शूद्र कहा जाता है वो वर्ण व्यवस्था में जो शूद्र वर्ण के लोग हैं वो चौथे वर्ण के लोग हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चौथे वर्ण के लोग हैं। जो चौथे वर्ण के लोग हैं वो अनटचेबल लोग, अछूत लोग तो चौथे वर्ण के नहीं है, वो तो वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं। वर्ण व्यवस्था के अंदर के लोग नहीं, ये तो बाहर के लोग हैं। बाबा साहब आम्बेडकर का जो लिटरेचर अवेलेबल है उसके अनुसार बाबा साहब आम्बेडकर कहा करते थे कि जो अछूत है वो वर्ण बाह्य लोग हैं, वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं। अगर अछूत वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं और शूद्र चौथे वर्ण के लोग हैं तो आज के तारीख में चौथे वर्ण के लोग कौन है? तो आज के तारीख में चौथे वर्ण के जो लोग हैं वो कोई और नहीं है, वो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग, ओबीसी के लोग ही चौथे वर्ण के लोग हैं। मगर जिन लोगों की परिषद बाबा साहब आम्बेडकर ने आयोजित की थी वो परिषद तो अछूतों की थी, अस्पृश्य लोगों की परिषद थी। वहां तो शूद्र लोगों को उन्होंने बुलाया ही नहीं था। वहां पर उन्होंने मनुस्मृति के ग्रंथों को जलाया था। और ये जो ग्रंथ है वो बाबा साहब आम्बेडकर ने सहस्त्रबुद्धे नाम का जो व्यक्ति था, जिसे कुछ लोग ब्राह्मण कहते हैं कि ब्राह्मणों के हाथों से जलाया, वो सहस्त्रबुद्धे ब्राह्मण नहीं था, कायस्थ जाति का था। हम लोगों को बहुत सारी केयरफुली स्टडी करना चाहिए, सही तरीके से करना चाहिए। अभी भी सहस्त्रबुद्धे लोग हैं इधर, आपके कोकण में भी है अभी भी। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि जिनकी बुद्धि सहस्त्र लोगों के बराबर है शायद ब्राह्मण ही रहा होगा, ऐसा हमारे लोग सोचते हैं। तो वो सहस्त्र बुद्धि जो था वो ब्राह्मण नहीं था, कायस्थ था। और बाबा साहब आम्बेडकर के साथ उस समय बहुत सारे कायस्थ लोग काम करते थे। बाला साहब जो ठाकरे हैं वो प्रबोधनकार ठाकरे के पुत्र है, और प्रबोधनकार ठाकरे को ब्राह्मणों के आंदोलन का नेता नहीं माना जाता, वो तो बहुजन समाज के आंदोलन का नेता माना जाता है बाला साहब ठाकरे के पिता को। ये भी बहुत सारे हमारे लोगों को सही तरीके से जानकारी नहीं है। प्रबोधनकार ठाकरे जो है वो कोई ब्राह्मणों के आंदोलन का नेता नहीं थे, वो तो बहुजन समाज के आंदोलन का नेता थे। और उनको लोगों ने, बहुजन समाज के लोगों ने प्रबोधनकार ऐसी पदवी बहाल की थी कि ब्राह्मणों का प्रबोधन करने की थोड़ी जरूरत थी, वो तो जागृत लोग थे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे लोगों को सही तरीके से जानकारी नहीं है। तो पहली बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस मनुस्मृति को जलाया वो लिखित रूप से शूद्रों के विरोध में लिखा हुआ ग्रंथ है, वो अछूतों के विरोध में लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है। इसके बावजूद भी बाबा साहब आम्बेडकर ने जलाया तो उसका कारण ये था कि मनुस्मृति जिस गैर बराबरी के सिद्धांत का समर्थन करने के लिए लिखी गई है, उसकी वजह से, उस गैर बराबरी की वजह से अछूतों के साथ गैर बराबरी होती है। वो मौलिक ग्रंथ है गैर बराबरी का समर्थन करने वाला, पहले नंबर का सबसे बड़ा ग्रंथ है मनुस्मृति। उससे ज्यादा निकृष्ट प्रति का कोई ग्रंथ नहीं है, उससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है मनुस्मृति के मुकाबले का। और इस वजह से जो ग्रंथ गैर बराबरी का, असमानता का कट्टरता से समर्थन करता हो, इस वजह से बाबा साहब आम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया, जिस असमानता की वजह से अस्पृश्य लोगों के साथ में गैर बराबरी का व्यवहार होता था। ये उसका सबसे बड़ा कारण था। ये बात हम लोगों को साथियों समझने की जरूरत है। अभी आज हम लोग जिन विषयों पर चर्चा करने के लिए यहां
इकट्ठा हुए हैं, उसमें सबसे बड़ा विषय है ईवीएम। ईवीएम क्या है? ईवीएम जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसकी वजह से हम लोगों का जो वोट का अधिकार है, वोट का अधिकार केवल वोट का अधिकार नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार वोट का अधिकार मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, केवल अधिकार नहीं है, एक फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट जो है ये बहुत बड़ा अधिकार माना जाता है। सबसे बड़ा अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में तमाम अधिकार दिए हैं। सारे अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है, मगर फंडामेंटल राइट का एक स्वतंत्र चैप्टर है जिसके अधीन बहुत सारे अधिकार लिखे हुए हैं। वोट का अधिकार फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। और ये मौलिक अधिकार क्यों है? क्योंकि वोट के अधिकार के आधार पर आपको शासक बनने का अधिकार है, आपको राजा बनने का अधिकार है। इस देश में मनुस्मृति के अनुसार या ब्राह्मणों के तमाम धर्म ग्रंथों के अनुसार आप लोगों को शूद्र बनाया गया, आप लोगों को अछूत बनाया गया, आप लोगों को नीच बनाया गया, आप लोगों को सभी प्रकार के अधिकारों से, मानवोचित अधिकारों से वंचित कर दिया गया। वो सारे अधिकार जो मानव को सारे दुनिया में उपलब्ध थे, वो भारत में उपलब्ध नहीं थे। वो सारा घटिया काम मनुस्मृति के द्वारा किया गया और इस वजह से ये अधिकार हमारे बहुत बड़े पैमाने पर खत्म हो गए। और आज भी हमारे लोगों की जो मानसिकता है, वो मानसिकता संविधान में अधिकार बहाल होने के बावजूद भी ऐसे दो प्रकार के वर्ग भारत में वजूद में हैं। संविधान ने जो अधिकार दिए हैं वो अधिकारों का विरोध करने वाले लोग हैं, और संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उसका कट्टरता से समर्थन करने वाले लोग हैं। आज भी है, दोनों प्रकार के लोग हैं। इसलिए ये लड़ाई बरकरार है। जो विरोध करते हैं उनके साथ जो इनको अधिकार है उनकी लड़ाई होती रहती है, उनका संघर्ष होते रहता है, और इस वजह से ये लड़ाई, ये संघर्ष जारी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, ये जो वोट का अधिकार है, ये वोट का अधिकार छीनने का अधिकार है, जिसके द्वारा शासक बनने का अधिकार है। शासक बनने का अधिकार किसको है? जो 2-3 हजार साल से भारत में शासक बनने से वंचित रखा गया था, उनको वोट का अधिकार दिया गया। हर 21 साल के व्यक्ति को भारत के संविधान ने पहली बार वोट का अधिकार बहाल किया, बाद में ये 18 साल का हुआ, आज 18 साल का है, मगर संविधान के द्वारा हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार बहाल किया गया। तो ये जो वोट का अधिकार है, इसमें सबसे अहम बात क्या है? सबसे पहले नंबर की बात क्या है? जिनको कई हजार साल तक शासन करने के अधिकार से वंचित रखा गया था, शासक बनने के अधिकार से वंचित रखा गया था, उसको वोट के अधिकार के द्वारा शासक बनने का अधिकार बहाल किया गया। ये पहले नंबर की बात हम लोगों को जानना होगा। क्यों जानना होगा? कि वोट का अधिकार शासक बनने का अधिकार है। ये सबसे ज्यादा जानना क्यों होगा? क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हैं शासक बनना हमारा काम नहीं। हमारे लोग ऐसा मानते हैं, हमारे लोगों की मानसिकता ऐसी है, ये शासक बनना हमारा काम नहीं। तो हमारे लोग क्या सोचते हैं? दूसरे लोगों का काम शासक बनना है। तो हम लोग क्या करते हैं? हमको जो वोट का अधिकार शासक बनने के लिए दिया गया, हम क्या करते हैं? वोट के अधिकार का उपयोग और प्रयोग करते वक्त दूसरों को शासक चुनते हैं। तो शासक बनने का अधिकार
हमारे लोग शासक चुनने का अधिकार मानते हैं। बाबा साहब आंबेडकर ने यह शासक बनने के लिए दिया हुआ अधिकार है। हमारे लोग उसे शासक चुनने का अधिकार मानते हैं और इसलिए वो चुनने के लिए उसका उपयोग करते हैं। और जब चुनने के लिए करते हैं तो दूसरों को शासक चुनते हैं। यही आज तक हुआ। तो उसका सबसे बड़ा कारण, पहले नंबर का कारण, ये बाबा साहब आंबेडकर ने लिखित रूप से अपने रिकॉर्ड में भी रखा हुआ है। हमारे लोग ऐसा मानते हैं, शासक बनना हमारा काम नहीं है। हमारी मानसिकता ऐसी है, 2000 साल से हमारी पीड़ित मानसिकता है। हम ऐसा मानते हैं कि नहीं, शासक बनना हमारा काम नहीं है। तो हम लोग शासक चुनने का काम कर रहे हैं। तो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं परिवर्तन हो रहा है, बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, परिवर्तन हो रहा है। अब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी तेली जाति का है। तेली जाति का मतलब है ओबीसी का है। ब्राह्मण लोगों ने मनुस्मृति में लिखा है, तेली का मुख सवेरे देखने के बाद पूरा दिन खराब हो जाता है। ब्राह्मणों ने मनुस्मृति में लिखा है कि तेली का मुख देखने से पूरा दिन खराब हो जाता है। तो ब्राह्मण लोग नरेंद्र मोदी का चेहरा डेली देख रहे और उनका दिन खराब भी नहीं हो रहा है। तो बदलाव हो रहा है। मैं आप लोगों को परिवर्तन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो समझाने के लिए उदाहरण दिया आपको। परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है। ऐसा नहीं कि बदलाव नहीं हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। क्या परिवर्तन हो रहा है? शूद्रों को प्रधानमंत्री बनने का अधिकार नहीं है, मगर ब्राह्मणों ने एक बात मान लिया कि शूद्रों की संख्या ज्यादा है, तो ब्राह्मणों की मजबूरी हो गई। ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। 3.5% ब्राह्मणों के आधार पर ब्राह्मण लोग ग्राम पंचायत का भी चुनाव नहीं जीत सकते, ग्राम पंचायत का पंच भी नहीं चुनवा कर ला सकते, ब्राह्मणों का सरपंच भी नहीं बना सकते। जो लोग गांव का सरपंच नहीं बना सकते, वो देश का प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे? ब्राह्मणों ने सोचा, हाँ बात सही है, हम लोग अपना प्रधानमंत्री नहीं बना सकते, चलो कम से कम हमारा कहा हुआ मानने वाला कोई शूद्र हो, उसको प्रधानमंत्री बना देते। तो नरेंद्र मोदी को, ब्राह्मणों ने नरेंद्र मोदी को कि ये हमारा कहा मानने वाला आदमी है, इसको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। आप लोग सोचते होंगे नरेंद्र मोदी ब्राह्मणों की कौन सी बात मान रहा है? देश में पहले नंबर का इशू है आज के तारीख में, वो इशू भी हमने बनाया हुआ है, ये नेशनल इशू है। ईवीएम जो है ये बड़ी नेशनल इशू हो गया है, सारे लोगों को बोलना पड़ रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग, जो लोग मोदी को वोट दे रहे हैं, वो वोट देने वाले लोग भी बोल रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ी है, वो भी बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं बोल रहे, वो भी बोल रहे। जो बीजेपी को वोट दे रहे हैं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के, वो भी बोल रहे कि नहीं ईवीएम में गड़बड़ी है। तो वो जो लोग बोल रहे हैं, इसके बावजूद भी आज परिस्थिति में जो बदलाव आया है, ये ब्राह्मणों को मजबूर होकर एक शूद्र को देश का प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। और ब्राह्मणों ने एक शूद्र को, एक तेली जाति के आदमी को, एक ओबीसी के आदमी को देश का प्रधानमंत्री बनाना पड़ा, उन्होंने बनाया। तो नरेंद्र मोदी उनके फेवर में क्या काम कर रहा है? ब्राह्मण नहीं चाहते ओबीसी की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए। ब्राह्मण लोग नहीं चाहते ओबीसी का आदमी देश का प्रधानमंत्री बना, मगर ओबीसी की गिनती ओबीसी का आदमी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी ना करे।
ऐसा ब्राह्मण चाहते हैं। 10 साल हो गए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो गया। 10 साल होने के बाद अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बना। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अभी भी ओबीसी का आदमी होने के बावजूद भी ओबीसी की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए। करने का फैसला तो लेने का अधिकार नरेंद्र मोदी के पास है, तो करने का फैसला तो छोड़ो। नरेंद्र मोदी ऐसा कहता भी नहीं है, ऐसा मुंह से कहता भी नहीं है। कहता करते ना होना चाहिए, पर मेरी मजबूरी है, मैं कर नहीं पा रहा हूं, ऐसा भी नहीं कह रहा है। होना चाहिए मगर मेरी मजबूरी है, मैं नहीं कर पा रहा हूं। लोग पूछेंगे क्या मजबूरी है? वो मजबूरी है हमको बताओ, हम तुम्हारी मजबूरी दूर कर देते हैं। वो बोलेगा नहीं, वो मजबूरी इतनी आसान नहीं है कि दूर कर दी जाए। मुझे बीजेपी को छोड़ना पड़ेगा, छोड़ने के बाद मैं प्रधानमंत्री कैसे बनूंगा? बराबर, बीजेपी को छोड़ने के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? तो ब्राह्मणों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, ओबीसी के आदमी को प्रधानमंत्री बनाया, तो वो ओबीसी का आदमी ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं कर रहा है, उसके पास ही फैसला करने का अधिकार है। इसके बावजूद भी वो ऐसा कोई फैसला नहीं कर रहा है। फैसला ना करने की तो दूर की बात है, ऐसा कोई बात वो कह भी नहीं रहा है, मौखिक रूप से भी नहीं कह रहा है। तो इसलिए ये सारी बातें जो है ईवीएम की वजह से निर्माण हो रही है। मेरा ऐसा मानना है कि ये ईवीएम की वजह से निर्माण हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की वजह से रियल रिप्रेजेंटेटिव चुनने के अधिकार से हमारे लोग वंचित हो गए। जिनको वो चुनना चाहते हैं वो चुनकर आता नहीं है, और जिनको वो चुनना नहीं चाहते वही लोग चुनकर आते हैं। महाराष्ट्र के लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था, बल्कि महाराष्ट्र में लोग ऐसा सोच रहे थे कि बीजेपी के विरोध में सारी प्रमुख पार्टियां, शिवसेना, राष्ट्रवादी, कांग्रेस, तीनों पार्टी के लोग इकट्ठा आ गए। इन तीनों लोगों के इकट्ठा आने के बाद बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती, ऐसा ही महाराष्ट्र के लोगों का ओपिनियन था। ज्यादा लोगों का यही ओपिनियन था। (288) लोकसभा में से 234 सीटें उन्होंने जीती। सिंपल मेजोरिटी के लिए 145 सीटें चाहिए थी, जिसके पास महाराष्ट्र में 145 विधानसभा की सीटें होती है वो अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं, मगर उनकी सीटें चुनकर आई 234। इतनी सीटें चुनकर आई 288 में से। किसी ने भी नहीं सोचा, किसी ने भी ऐसा विचार नहीं किया। बीजेपी के कुछ लोगों से हमने बात किया कि आपने ऐसा सोचा था क्या? कहा नहीं, हमने नहीं सोचा था। बीजेपी के लोग भी हमने नहीं सोचा था। फडणवीस ने नहीं सोचा था क्या? नहीं, ये नहीं बताता, तो हमें पता नहीं, तो उनका प्लानिंग तो अलग चलता है। साथियों, जो ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन में और भी कुछ बातें की जा सकती है। एक, किसी लीडर को टारगेट बनाकर चुनाव हरवाया जा सकता है, किसी पार्टी को टारगेट बनाकर उनको हरवाया जा सकता है। ऐसा हो रहा है, किसी लीडर को टारगेट बनाकर चुनाव हरवाया जा सकता है, किसी पार्टी को टारगेट बनाकर चुनाव हरवाया जा सकता है। ये ईवीएम मशीन के द्वारा हो रहा है। इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर ईवीएम के द्वारा
बहुत बड़ी समस्याएं पैदा हो रही है। और ये जो बहुत बड़ा आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन, वोट के आधार पर होने वाला बहुत बड़ा परिवर्तन, आने वाले 10, 20, 25, 50 साल में होने वाला परिवर्तन, जो लोग उम्मीद करते थे कि वोट के आधार पर जो बदलाव हो रहा है, धीरे धीरे क्यों ना हो रहा है, मगर ये बदलाव आने वाले 50 साल में पूरी तरह से बदल जाएगा। सारे देश में बदलाव लाने का काम करेगा, मगर ईवीएम मशीन की वजह से वो सारा का सारा बदलाव पूरी तरह से रोक दिया गया है। इसलिए साथियों, ये जो ईवीएम है, ये ईवीएम हमें हर हालत में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में रोकना होगा। क्या करना होगा इसको रोकने के लिए? तो एक तो उपाय ऐसा है कि हमारे मैडम ने मशीन को तोड़ा, एक मशीन को तोड़ा, तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक मशीन को तोड़ने से इस समस्या का समाधान होगा, ऐसा लगता नहीं। इसलिए मैं इसके कभी एक मशीन को तोड़ने के समर्थन में नहीं हूं। हां, ये व्यवस्था चलाने वाले जो लोग हैं उस पर असर पड़ सकता है, बहुत गहरा असर पड़ सकता है। अगर टोटल 13 लाख से ज्यादा बूथ है, एक बूथ पर एक मशीन होती है, और एक मशीन तोड़ने के बाद में, क्योंकि उनके पास है सारी व्यवस्था, तो वो दूसरी मशीन लाते हैं। उनके पास स्टैंड बाय मशीन रखते हैं कि अब मान लो आपने एक मशीन को तोड़ा और उनके पास दूसरी मशीन रेडी रहती है। अगर आपने एक मशीन तोड़ दिया और वास्तव में वो टूट गई, वैसे वो इतना आसानी से टूटती नहीं है, और टूट गई तो स्टैंड बाय दूसरी मशीन रहती है, तो वहां उसको लगा देते। तो इतना आसान है नहीं, मगर ये एक उपाय है, एक उपाय है। मगर एक जगह एक आदमी ने तोड़ने से ये समस्या का समाधान नहीं होगा। हां, अगर 13 लाख बूथ है और 13 लाख बूथ पर कम से कम 1 लाख बूथ पर अगर मशीन को तोड़ा, तब ये बहुत बड़ा मामला होगा। अगर आप लोग ऐसा सोचते हो कि हाँ, ऐसा तोड़ने से ईवीएम मशीन बदल सकती है, तो इसका असर पड़ सकता है, मगर ये गारंटी से नहीं कहा जा सकता कि 1 लाख जगह मशीन फोड़ने के बाद ये बदल ही जाएगा। क्यों? क्योंकि शासक वर्ग ने ईवीएम मशीन को देश की सत्ता पर ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए इसको लाया, उतने आसानी से उसको छोड़ने वाले नहीं है। तो इसलिए इसका वास्तविक उपाय क्या है? इसका वास्तविक उपाय, एक बड़ा उपाय 1 लाख मशीन तोड़ने का है। जैसे मैं भी कह रहा हूं, उसको प्रमोट कर रहा हूं, तो ये प्रमोट करना भी गैर कानूनी है। ये वकील है, बराबर? तो मैं बोल रहा हूं, ये तोड़ने से कुछ असर पड़ेगा, वो प्रभाव होगा, ऐसा मैं कह रहा हूं, तो ये कहना गैर कानूनी है। फिर भी कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? पुलिस वाले मुझे अरेस्ट कर ले, मुझे जेल में लेके जाए, मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूं, जेल में मुझे वो लेके जाते नहीं है, ये बड़ी एक समस्या है। एक बार लेके गए थे गुजरात में, तो गुजरात में जब लेके गए थे तो उनको रिपोर्ट मिला, सारे देश के पुलिस चौकी के सामने हमारे लोग इकट्ठा हो गए, तो वहां रिपोर्ट आ गया कि ये आदमी को जेल में रखने का ज्यादा खतरा है, बाहर रहना ही ठीक है। तो सारे देश के पुलिस चौकी के सामने हमारे लोग इकट्ठा हो गए, तो ये खतरा है। इसके बावजूद भी मैं आपको बोल रहा हूं कि कम से कम फर्स्ट स्टेप में 1 लाख जगह पर ये मशीन तोड़ना होगा। तो मैं इसको जाहिर नहीं बोलना चाहता था, मगर मैं तैयारी कर रहा हूं 1 लाख लोगों को तोड़ने के लिए। जाहिर बोलना नहीं चाह रहा था, अंदर ही अंदर 1 लाख मशीनों को एक झटके में तोड़ने के लिए। और फिर
दूसरी राउंड में जिस मशीन को तोड़ने के बाद में वो मशीन दूसरी लगा दी जाएगी, उस मशीन को भी तोड़ने के लिए दूसरे 1 लाख। तो 2 लाख लोगों को तैयार करना होगा। जिस बूथ पर मशीन तोड़ी जा रही है उसी बूथ पर वो दोबारा मशीन तोड़ना होगा। तो ये नेशनल इंटरनेशनल इश्यू हो जाएगा। अमेरिका में और यूरोप में ईवीएम मशीन के आधार पर वोट डाला नहीं जा रहा है, वहां बैलेट पेपर से चुनाव होता है। अमेरिका में बैलेट पेपर से चुनाव होता है, वहां 100% पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे यहां अभी भी 70-80% लोग आधे पढ़े लिखे लोग हैं, केवल 10-20% ही पढ़े लिखे लोग हैं, मगर 70-80% जो है आधे पढ़े लिखे लोग हैं, या बहुत सारे लोग जो है अर्धसाक्षर लोग हैं। और जो अर्धसाक्षर लोग होते हैं वो कई दिन तक अगर पढ़ने से वंचित रह जाते हैं तो वो उनको पढ़ना भी खत्म हो जाता है। पढ़ना भी, अगर वो डेली नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ना भी भूल जाते हैं। तो आने वाले समय में हम लोग जो है 1 लाख मशीनों को तोड़ने के लिए अंदर ही अंदर तैयारी कर रहे हैं और सारे देश भर में तैयारी चल रही है। मगर ये भी बहुत बड़ा उपाय नहीं, ये भी बहुत बड़ा उपाय नहीं है। बहुत बड़ा उपाय क्या है? बहुत बड़ा उपाय है जो 13 लाख से लेकर 15 लाख बूथ है, तो हम लोगों को बूथ लेवल का संगठन खड़ा करना चाहिए। अगर आप ईवीएम बदलना चाहते हो, ईवीएम क्यों बदलना चाहते हो? ईवीएम इसलिए बदलना चाहते हो कि ईवीएम आपका राज आने से रोक लगा रही है। अगर आप उन लोगों को रोकना चाहते हो जो ये ऐसा सब कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, आपके ऊपर गुलामी थोपने का काम कर रहे हैं, अगर आप 13-13.5 लाख और आने वाले समय में 15 लाख बूथ पर यदि आप संगठन खड़ा कर देते हो, एक जिले में एक आदमी चाहिए, बाप का सपूत, एक बाप का अगर सपूत है, एक आदमी, ज्यादा नहीं, केवल एक सपूत, अगर वो साल भर संकल्प कर ले तो एक ही आदमी अपने लोकसभा चुनाव क्षेत्र में साल भर में बूथ लेवल का संगठन खड़ा कर सकता है। केवल एक आदमी, एक भी आदमी नहीं है, ये भी सोचने वाली बात है। अगर एक आदमी संकल्प कर ले, अगर उसको क्या करना चाहिए, उसको ट्रेनिंग चाहिए, वो सारा ट्रेनिंग मैं देने के लिए तैयार हूं। कैसा होगा, क्या करने से क्या होगा, 365 दिन में ही क्या होगा। तो एक लोकसभा चुनाव क्षेत्र में सारे बूथ लेवल तक संगठन खड़ा हो जाएगा। केवल एक आदमी, संकल्प करने वाला आदमी होना चाहिए। अगर वो ऐसा कर ले तो 500 जिलों में 500 लोग केवल बूथ लेवल का संगठन खड़ा कर दो, और फिर उसके बाद जो एक बूथ पर 1000 वोटर होते हैं, नियम क्या है चुनाव आयोग का, 1000 वोटर्स के लिए एक बूथ, यह है नियम। 1000 बूथ जो है, 1000 वोटों के लिए एक बूथ। तो आपको एक बूथ पर एक कार्यकर्ता या संगठन खड़ा करना है, और फिर उसके बाद आपको उस 1000 वोटों में शेड्यूल कास्ट के, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल टाइप के, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल टाइप के, नॉमिनेटेड ट्राइब के, एमबीसी के, ओबीसी के, माइनॉरिटी में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, ऐसे लगभग 14 प्रकार के लोग एक बूथ में मैक्सिमम एक जगह हो सकते हैं। कई जगह हो सकते हैं, कई जगह नहीं हो सकते। तो जो होंगे उतना
अगर आप ऐसा करते हो तो ये संगठन लगभग ऐसे समूहों का 2 करोड़ लोगों के समूह का संगठन खड़ा हो जाएगा। और अगर इतना बड़ा विशाल संगठन आप खड़ा करते हो तो इस देश में आप वो सारा परिवर्तन करने के लायक हो सकते हो जो लोग ईवीएम में बदलाव करने का काम कर रहे हैं। आपके सामने वो खड़े रहने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। इतना बड़ा जन समर्थन आपके समर्थन में खड़ा हो जाएगा। वो इस जन समर्थन के सामने दुनिया में जितने भी डिक्टेटर हुए हैं दुनिया में, वो जन आंदोलन के सामने कभी कोई नहीं टिक पाया है। इससे जन आंदोलन निर्माण होगा और इस जन आंदोलन के सामने कोई भी नहीं टिकेगा। ऐसा करना होगा, ऐसा करो। इसके लिए केवल एक जिले में, एक लोकसभा के चुनाव क्षेत्र में केवल एक आदमी चाहिए। उससे ज्यादा लोग हो सकते हैं ऐसा करने के लिए। आप लोगों को जो भी प्रशिक्षण चाहिए, आप लोगों को जो जानकारी चाहिए, ज्ञान चाहिए, अनुभव चाहिए, जो चाहिए वो सारी चीजें हम आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। ऐसा करने के लिए यदि आप तैयार होते हैं तो ये परिवर्तन जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा। इतना ही इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। धन्यवाद मान्य मेश्राम साहेब। आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपण या ठिकाणी आम्हाला मार्गदर्शन केलं। याच्या कार्यक्रमाचा उत्तरार्ध आभार प्रदर्शनाचा जो विषय आहे ते माननीय प्रवीण धोत्रे, तालुका अध्यक्ष भारत मुक्ती मोर्चा महाड यांना विनंती करतो की आपण आजच्या कार्यक्रमाचा आभार प्रदर्शन करावं। संपूर्ण विश्वाला आपल्या मानव जातीला संपूर्ण जगामध्ये जगण्याचा अधिकार ज्या महामानवांनी दिला, असे महामानव भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना, तसेच या समाजातील बहुजनांच्या उद्धारासाठी ज्या ज्या महामानवांनी आपलं अमूल्य असं योगदान दिलं, त्या सर्व महामानवांना सर्वप्रथम वंदन करतो। आज राज्यस्तरीय परिवर्तन यात्रेचा शुभारंभ 25 डिसेंबर 2024 रोजी महाडच्या क्रांतीभूमीतून सुरू होत आहे आणि त्या क्रांतीभूमीमध्ये क्रांतीचे आद्यजनक म्हणून आता ज्यांची ओळख होत आहे ते या भारत मुक्ती मोर्चा या संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली आपण या ठिकाणी राज्यस्तरीय परिवर्तन यात्रेला आमच्या या महाड क्रांतीभूमीतून सुरुवात करीत आहात, म्हणून सर्वप्रथम आपले शतशः आभार। आपल्या या राज्यस्तरीय परिवर्तन यात्रेचे उद्घाटक जे आहेत सन्माननीय मिलिंद टिपणीस साहेब यांचे देखील मी या ठिकाणी मनापासून आभार मानतो। या राज्यस्तरीय परिवर्तन यात्रेला संपूर्ण देशातून नव्हे तर प्रत्येक कानाकोपऱ्यातून ज्यांना ज्यांना शक्य होईल त्यांनी या ठिकाणी जी काही सुरुवात करण्यासाठी महाराष्ट्रातल्या कानाकोपऱ्यातून या ठिकाणी हजेरी लावलेली आहे। अशा संघटनेतील प्रत्येक राज्यस्तरीय, मग आपले विभागस्तरीय, मग जिल्हास्तरीय आणि मग तालुकास्तरीय सर्व जे आपले पदाधिकारी आहेत, कार्यकर्ते आहेत, या सगळ्यांचे या ठिकाणी मी मनापासून आभार मानतो
आणि त्याचबरोबर आपल्याला मुद्दाम जाणीव म्हणून थोडासा सरांनी विषय घेतलेला म्हणून त्याच्यात भर टाकतोय की ईव्हीएम